हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। आप लोग कह रहे थे पार्ट टू करा दीजिए पार्ट टू। आप मैं यूनिट टू लेके आ गया हूँ काफ़ी टाइम बाद, 12 महीने बाद। करेक्ट, ठीक है। वैक द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी सिलेबस आप जान लीजिए। सिलेबस मैंने प्लेलिस्ट पे डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो। यूनिट टू करने वाले हैं जो कि है आइडियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ये हमारी यूनिट फोर है। सो यूनिट टू है जिसमें कुछ 3-4 टॉपिक्स है, उसको हम पढ़ लेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। ये वीडियो हम बहुत डिटेल तरीके से समझाने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को कोई इशू ना हो एग्जाम में। ओके, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली सेकंड यूनिट का सिलेबस है। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली पहला टॉपिक है हमारा ये है पंचकोश थ्योरी एंड द आइडिया ऑफ वेलबींग। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर, आइडिया खुद का और दूसरों का, हायरार्की और स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस। अब बढ़ते हम आगे, इसको हम बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ेंगे समझ के। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो जैसे कि यहाँ पे कुछ फ़िलासफ़ीज़ आएंगी जो कि ज़रूरी नहीं है एट एनी कॉस्ट, नहीं आती हैं वो उसको हम सिर्फ रीड करेंगे या फिर उसको भी हम स्किप कर देंगे। उसको हम स्किप कर देंगे, इसको आपको रीड करना हो तो वीडियो से रीड कर लीजिएगा। जो चीज़ होगी इम्पोर्टेंट वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पंचकोश थ्योरी से। द पंचकोश और द पंचकोश theory is an ancient Indian philosophical concept originating from the Vedantic text। पंचकोश एक थ्योरी है, कब किस टाइम की, एंशियंट इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट की, जो कि ओरिजिन कहाँ से हुई थी, वेदांतिक टेक्स्ट से ये इसका ओरिजिन हुआ था। पर्टिकुलरली जो था हमारा तैत्तिरीय उपनिषद, इससे हमारा इसका ओरिजिन माना जाता है। ये डिस्क्राइब करता है 5 सीट्स और लेयर, या फिर 5 सीट बोल लो या फिर 5 लेयर्स बोल लो, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इंडिविजुअल बीइंग, जिससे कि हमारे एक इंसान बनता है। दीज कोशाज या फिर कोशेज रिप्रेजेंट वेरियस डायमेंशंस और लेयर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस, ranging from the physical to the more subtle aspect of the human existence। हम बेसिकली जानने वाले हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं और किस किस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो बेसिकली एक तरह का इंट्रोडक्शन है पंचकोश थ्योरी का। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब आएगी। जो हमारा पहला सीथ है, सीथ उसको बोलते हैं हम अन्नमाया कोश। ठीक है, अन्नमाया कोश क्या होता है। दूसरा आता है हमारा क्या, प्राणमाया कोश। तीसरा आता है हमारा मनोमाया कोश, फिर आता है विजनामाया कोश, देन आनंदमाया कोश। ये बेसिकली होता है हमारा अन्नमाया कोश, यानी फिजिकल कोश, यानी हमारी फिजिकल बॉडी। डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ें, समझें, जाने तो दिस कोशा रिप्रेजेंट द फिजिकल बॉडी, जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग हड्डी आपकी, आपके मसल, आपके ऑर्गन्स और द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। इट रिलेट्स टू द नरिशमेंट डराइव फ्रॉम द फूड, अन्न। ठीक है, ये कहाँ से आया है ये वर्ड आया है नरिशमेंट से, जो कि कहाँ से आता है, फूड से। फूड को हम क्या बोलते हैं, अन्न बोलते हैं। अन्न देवता का अपमान मत करो, अन्न को बर्बाद मत करो, है ना। अन्न वही होता है खाना। आइडिया ऑफ वेलबींग। अब जैसे हमारा आइडिया क्या है वेलबींग, हम अच्छे कैसे जी सकते हैं। वेलबींग at this level involves maintaining physical health, proper nutrition, exercise, and overall physical fitness. When the physical body is healthy and well maintained, it's positively influence the other koshas। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि अगर आपका वेलबींग अच्छा रहता है, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, ठीक रहती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहता है उसके पास, ठीक है, नरिशमेंट अच्छी होती है उसके पास, अगर आपकी फिजिकल बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है, एक्सरसाइज करते हो आप डेली, और आपकी फिजिकल फिटनेस ओवरऑल अच्छी है, तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। अगर आपको लाइक हाथ में दर्द है तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, दिमाग में टेंशन रहेगी कि मैं हाथ में दर्द हो रहा है, मैं कैसे लिखूंगा, है ना। अगर आपके पैर में दर्द हो रहा होगा या पैर में कुछ दिक्कत हो रही होगी तो आप क्या कहोगे, क्या मैं पैर में दर्द हो रहा है, मैं एग्ज़ाम कैसे लिखूंगा, चल कैसे पाऊंगा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में,
है ना? ऐसा चलता रहता है। अगर आपकी फिज़िकल बॉडी प्रॉपर तरीके से ठीक है, वेल मेंटेन्ड है, हेल्दी है, फिट है, तो ये आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ खुद के कोष को नहीं, अदर कोशास को भी, अलग अलग सीध को भी, ठीक है? अगर आप ठीक हो, जैसे कि मैंने बताया, हाथ में दर्द ठीक होगा, अगर हाथ में दर्द नहीं होगा, अगर हाथ ठीक रहेगा, ठीक है, हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाओगे, आपके दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, है ना? वैसी चीज़। इसके अलावा आता है हमारा प्राणायाम कोश, प्राणायाम कोश, जिसको कि हम बोलते हैं क्या? एक सेकेंड। प्राणायाम कोश, जिसको हम वाइटल एनर्जी सी, जिसको हम प्राण यानी आत्मा वाली चीज़ बोलते हैं ना, वो चीज़ है, वाइटल एनर्जी होती है। और दैट इज़, वी कैन से दैट, वेट, दैट एनिमेट्स द फिजिकल बॉडी। यहाँ पे कुछ रह गया है, जस्ट सुनो ध्यान से। प्राणायाम कोश refers to the vital energy or life life force that animates that animates the physical body। मैं वही कह रहा था, इतना छोटा क्यों है? फिजिकल बॉडी लिख लेना। it involves it involves breathe, सांस लेना छोड़ना, circulation, it is related to blood circulation, and the flow of energy in the body। ठीक है? अब आपने ये सुना है जगन्नाथ जी भगवान हैं जो हमारे, उनके बारे में, कि वहाँ पे एक ब्रह्म पदार्थ है, ठीक है? यानी कृष्ण जी का जो हर्ट है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ। वो एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि कोई भी उसको देख लेता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, ठीक है? वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी एनिमेट करता है, सॉरी, एनर्जी एमिट करता है, ठीक है? तो वैसे ही हम जानते हैं कि जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, वो हर मतलब साल में हर 15 दिन बीमार रहते हैं, ठीक है? जहाँ पे कि लोगों को दर्शन नहीं कर पाते लोग, ये सारी चीज़ आपने सुनी होगी कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये जताता है कि जो हमारी वाइटल एनर्जी है, यानी जो उनका हृदय है कृष्ण जी का, वो उस मूर्ति में है। तो वो एक क्या बन गया है? एक प्राण, उनमें प्राण आ गया उस मूर्ति में, ठीक है? तो इस टाइप को हम समझ सकते हैं। प्राणमय कोश रेफर्स टू द वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स, जैसे कोई आत्मा बोल सकते हो, आत्मा जैसे प्राण मिलते हैं हमारे शरीर को, हमारे अ, अन्न को, अन्नमय कोश को प्राण मिलते हैं, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश, ठीक है? जो कि एनिमेट करता है फिजिकल बॉडी। अगर आपके अंदर प्राण ही नहीं है तो आपकी बॉडी चलेगी? आप किसी मुर्दे के पास जाओगे, किसी डेड बॉडी के पास जाओगे, तो क्या उसकी बॉडी चल रही होगी? नहीं, उसकी वाइटल एनर्जी चली गई होगी, उसकी जो लाइफ फोर्स है वो उसके पास नहीं रहा होगा, इसलिए उसकी फिजिकल बॉडी एनिमेट नहीं कर पा रही, हिल नहीं पा रही है, ना ही कुछ कर पा रही है। ये इन्वॉल्व करता है सांस लेना का, सर्कुलेशन एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। इसका आइडिया ऑफ वेलबींग, वेलबींग इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व प्रैक्टिसेस दैट बैलेंस एंड रेगुलेट द लाइफ फोर्स such as pranamaya, breath control, yoga, or other energy-based practices. Balanced energy contribute to vitality and emotional stability। आपने ये चीज़ सुना होगा कि योगा करो, योगा से होगा, सुना है ये चीज़, योगा से होगा। ये चीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी को फिट रखने में मदद करती है, ठीक है? और ये हमारे ब्रीथ कंट्रोल पे हेल्प करती है, सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा करती है, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग योगा के टाइम, तो ये हमारे बॉडी के
एनर्जी फ्लो को मेंटेन रखती है, अपने ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, ठीक है। अगर हम योगा करते हैं तो हमारी इमोशनल बात बात पे रो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे हंसने लगते हैं, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाते हैं अगर हम योगा करते हैं, वेलबींग हमारा अच्छा रहता है तो। ऑल राइट, अबाउट दिस प्राणायाम कोश। इसके अलावा हमारा आता है क्या, मनोमाया कोश, यानी मेंटल सीट, दिमाग ही दिमाग वाली चीज़ आती है, ठीक है। Manomaya coach represents the mental aspect encompassing thoughts, emotions, desires, and mind's cognitive functions. अब एक चीज़ और मैं इसको बताने वाला था, जैसे आइडिया ऑफ वेलबींग में इसमें जो हमारा ऊपर वाला था, क्या कहते हैं, प्राणायाम कोश। अगर हम लाइक सांस वगैरह ठीक से लेंगे और रेगुलेट करेंगे अपनी हर एक चीज़ को जो हम लाइक करते हैं दिन में, उससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको लाइक लाइक समझ रहे हो, वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, मेंटेन रहते हैं, वो सारे ऑर्गन्स मेंटेन रहते हैं, ठीक है। आइयो आप समझ रहे होगे मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं जुबान पे आ नहीं रहा, दिमाग में चल रहा है बस वो। एनीवेज, मेंटल सीथ, ये हमारा आता है मनोमाया कोश, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेंटल एस्पेक्ट, अपने दिमाग की हालत को, जो कि हमारे किससे सराउंडिंग रहता है, थॉट से, इमोशन से, डिज़ायर से और कुछ दिमागी फंक्शन से, ठीक है। इसका आइडिया क्या है वेलबींग का, मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थॉट। अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना, अपना वेलबींग अच्छा रहेगा। इमोशनल रिसाइलेंस, माइंडफुलनेस एंड प्रैक्टिस डेट प्रमोट मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस। अब एक चीज़ सोचो, आप दिमाग में सोच रहे हो इस बंदे को पिटवाना है, 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 वो बंदा बच गया, आपका दिमाग तो खराब हो जाएगा, भाई बच कैसे गया, है ना। अगर आप दिमाग में ये सोचोगे चलो इससे जाके बात कर लेंगे, इससे बात कर लेंगे, इससे बात कर लेंगे, वो मैड भी हो सकता है कि वो बंदा आपसे बात कर ले आके, और जो हमारी आ, मन मुटाव था वो ख़त्म हो जाए। तो पॉजिटिव थॉट हम सोचते हैं तो हमारा वेलबींग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। अगर हम सोचेंगे इसको मारना ही है, मारना ही है, मारना है, अगर वो बच गया तो फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब होना ही होना है, आप अपनी गुस्सा किसी और बता दोगे। समझ रहे हो, वैसी वाली चीज़ है ये। इमोशनली साइलेंस यानी अपने आप अपने दिमाग को ठंडा करना, दिमाग से सोचना, माइंडफुलनेस, ये सारी प्रैक्टिस प्रमोट करती है मेंटल क्लैरिटी को और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में। अब आता है हमारा विजनान माया कोश, जिसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल सीट। विजनान माया कोश रिलेट्स टू इंटेलेक्ट, डिस्कर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ हायर मेंटल फैकल्टीज। इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल सीट होता है, ये एक तरीके का, जिसमें कि हमें ये, जिसमें हम लोग दिमागी चीज़ से सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं इसके थ्रू हम, इसके थ्रू हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, इससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें करना चाहिए फिर हमें नहीं करना चाहिए। यह था हमारे इंटेलेक्चुअल सीट में। और हमारा उसमें मनोमाया में क्या आता है, इमोशंस बैलेंस वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें हम खुद को चेक करते रहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, या ठीक कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें। आर यू गेटिंग आइडियाज ऑफ वेलबिंग। अब इससे अगर हमारे पास होगा तो इससे हमारी वेलबिंग कैसे होगी। नर्चरिंग दिस सीट इन्वॉल्व्स इंगेजिंग इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, सीकिंग नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ इंक्वायरी टू गेन डीपर इंसाइट इनटू वंस एग्जिस्टेंस। अब ये क्या चीज़ बता रहे हो भैया आप, अब शांत बैठो एकदम, ऐसा नहीं कि वीडियो बंद करके बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं। अब आप खुद के बारे में सोचते हो कि भाई मेरे फेस पे पिंपल्स हो क्यों रहे हैं, आप खुद से पूछते हो कि मेरे फेस पे पिंपल्स हो क्यों रहे हैं,
आप बहुत ध्यान लगा के सोचो कि हो क्यों रहे होंगे। क्या मैंने आज ऑयली खाया, या फिर मैंने आज जंक फूड खाया, या फिर मैंने आज फेस वॉश नहीं किया सही से, या फिर डैंड्रफ हो रहे हैं सिर में, उसकी वजह से फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आप खुद के बारे में सोचते हो, खुद की बॉडी के बारे में सोचते हो कि मेरा स्टोमक ठीक नहीं है, या फिर मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। पिंपल्स के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ये आप सोचोगे, आप जगह जगह सर्च करोगे उसको। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता चला कि आपका डाइजेशन सही नहीं है, तो आप अपने डाइजेशन के लिए गोली लोगे। ठीक है, जिससे आपका डाइजेशन ठीक होगा। क्या हो सकता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से पिंपल आ रहे हो, तो आप नींद पूरी करोगे तो हो सकता है आपका जो पिंपल्स हैं वो सब चले जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं खुद को सुधार करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड खुद का इंस्पेक्शन करना, इंट्रोस्पेक्शन खुद को सुधारना। ठीक है, अपने इंसाइट्स होता है ना, इंस्टाग्राम पे इंसाइट्स आती हैं, कितनी रीच चली गई, कितना लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो वैसे आता है डीपर इंसाइट से हम खुद के इंसाइट्स चेक कर पाते हैं कि हम कितने अच्छे बन सकते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, है ना। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं, और कुछ लोग देखे होंगे वो कुछ अच्छे नहीं दिखते हैं ज़्यादा। उनका सिर्फ यही रहता है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और कुछ अपना ये डीपर थिंक नहीं करते, वो दूसरों को ही देखते रहते हैं, जलते रहते हैं, और बन जाते हैं वो एकदम दानव, राक्षस। इसके अलावा हमारा आता है आनंद माया कोश। आनंद माया कोश यानी आनंद ही आनंद है, यानी जॉय सीट है हमारा। ब्लिस या फिर जॉय, ब्लिस सीट। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें। आनंद माया कोश रिप्रेजेंट द इनर मोस्ट लेयर एसोसिएटेड विद ब्लिस, जॉय एंड द सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस और स्पिरिचुअल फुलफिलनेस। हमें खुशी किस चीज़ से होती है? अगर हम लोगों के साथ जुड़े हैं तो हमें खुशी होती है, अगर हम अकेले होते हैं तो हमें खुशी होती है। चलो, हम ऐसे लोगों को बोलने के लिए हम कह सकते हैं हम खुश हैं, अकेले बहुत खुश रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें बहुत ये सब है। लेकिन रियल लाइफ में आप वाक़ई में खुश रहते हो? अपनी बात शेयर नहीं कर सकते कि आप खुश रहते हो? हुँ? नहीं। तो सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस आपको खुश रखता है, लेकिन आप दिखावा करोगे खुश रहने का, तो वो आपको तो पता ही है दिखावा कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप खुश नहीं हो। तो ये तरीका हमारा जॉय से नहीं हो सकता। ठीक है? अगर आप भगवान जी की पूजा करते हो, स्पिरिचुअली फुलफिलमेंट रहते हो, ठीक है? ध्यान लगाते हो, पूजा करते हो, ऐसा नहीं सिर्फ भगवान जी की, आप कुरान पढ़ते हो, दुआ करते हो, चर्च जाते हो, कैंडल जलाते हो, अगर आप ये सब कुछ करते हो, तो उससे भी आपको जॉय ही लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखना एक बार। आप कहोगे भैया एक चीज़ बताओ, आप कह रहे हो भगवान की पूजा करो ये सब कुछ, पर भगवान तो सुनते नहीं है। आपने कभी सोचा है कि आप किस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको किस भगवान को मानना चाहिए? या फिर आप ऐसे कहते हो मैं तो हर एक भगवान के पास चला जाऊँगा, हर एक से कह दूँगा, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। क्यों? ऐसे ही सोचते हो ना? अगर एक चीज़ बताओ, अगर जितने ही भगवान ने आपने मतलब सब भगवान से कह दिया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या पता हमारे जो हनुमान जी हैं उनको लगा कि शायद तुम्हें मिल गया है भोले बाबा से, इसलिए वो ना दें। भोले बाबा को लगे कि हनुमान जी से आपको मिल गया है, इसलिए वो भी ना दें। ठीक है, समझ रहे हो? यानी एक गरीब है, एक भिखारी है, घर-घर जाता है दाने माँगने, अनाज लेने, ठीक है? लेकिन उसको कोई ना कोई अनाज दे ही देता है, ठीक है? लेकिन एक बार क्या होता है, वो घर-घर अनाज लेने आता है, लेकिन उसको कोई नहीं देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद उसको और कहीं से मिल गए हैं, तो उसको इतना अनाज का क्या करेगा, ठीक है? तो इसीलिए लोग देते नहीं हैं। तो मैं किस लिए ये स्टोरी सुना रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं किस तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ, है ना? एक है, नेक है। आइडियाज़ ऑफ वेल-बीइंग। Achieving well-being at this level involves spiritual practices, meditation, self-realization, and connecting with the deeper aspect of existence. It's about experiencing a sense of inner contentment, peace और spiritual fulfillment. अगर आप ऐसे पूजा करते हो, अर्चना करते हो, लाइक खुद को मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करते हो कि हाँ मैंने सही किया, गलत किया या नहीं, क्यों नहीं किया, क्यों कर दिया, ये सब कुछ,
तो आपको एक अंदर से ही आवाज़ आएगी। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोलेगा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? भाई, लोग आपकी किसी चीज़ से खुश नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है? लोगों को खुश करना आपका काम नहीं है। आपको अपने आप को खुश करना इज़ योर मेन वर्क, इज़ द मेन टास्क, ठीक है? आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक घोड़ा था, घोड़े पे पिता चल रहा था पहले और उसका बच्चा पैदल-पैदल चल रहा था। सब लोग देख के हँसते हैं कि भाई देखो कैसा बाप है, बेटे को नहीं चला रहा है और बाप खुद घोड़े पे चल रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि बताओ, तो मतलब कि थोड़ा चलने के बाद बाप ने क्या करा, बेटे को ऊपर बैठा दिया घोड़े के और खुद नीचे उतर गया। फिर अगला गाँव आता है, गाँव में बोलते हैं लोग, बताओ कैसा बेटा है, बाप को नीचे चला रहा है और खुद ऊपर बैठा हुआ है घोड़े के। उसके बाद अगला गाँव आता है, अ, दोनों के दोनों घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं। फिर एक गाँव में बोलते हैं लोग, बताओ कैसे माँ बाप, कैसे बेटे बाप हैं, दोनों उस घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। अब तीसरा गाँव चौथा गाँव आता है, वो दोनों नीचे उतर जाते हैं उससे पहले घोड़े के। घोड़ा अकेला चल रहा होता है पैदल पैदल, वो दोनों अलग पैदल पैदल चल रहे होते हैं। तो लोग बोलते हैं, मतलब कैसे लोग हैं ये लोग, दोनों के दोनों बेटे बाप, घोड़ा खाली चल रहा है, खुद दोनों पैदल पैदल चल रहे हैं ना, इसके ऊपर बैठ के चले। मतलब इसका यही है, मतलब आप कुछ भी कर लो, लोग आपसे खुश नहीं होंगे, ठीक है? अगर आपको लगता था कि हाँ चलो, मैं, मेरे पिताजी ऊपर बैठे हैं, मैं चल रहा हूँ पैदल, मैं खुश हूँ, पिताजी खुश हैं, तो लोग जाएं तेल लेने, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाने दो, ठीक है? अगर पिताजी चल रहे हैं पैदल पैदल और मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, अगर मैं खुश हूँ, अगर पिताजी खुश हैं, तो हमें अपनी खुशी से मतलब है, किसी के बाप की खुशी से मतलब नहीं रखना है हमें, ठीक है? सो इसका मतलब यही है, अपनी खुशी से मतलब रखो, किसी और से नहीं। इनर कंटेंटमेंट देखो, पीस देखो खुद का, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट देखो कि यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। आइडियाज ऑफ वेलबींग फ्रॉम द पंचकोश perspective. The Panchakosh theory provides a comprehensive framework for understanding well-being that encompasses vital, vital, mental, intellectual, and spiritual aspects. True well-being, according to this concept, arises from the harmonious integration and balance among these layers. खुश इंसान वही होता है जो इन चारों पांचों लेयर्स को, इन चारों पांचों कोश को मेंटेन रखता है, और वही खुश इंसान माना जाता है। अलग सेंस, उस सेंस में उस इंसान को खुश मानते हैं, और उस इंसान को खुश मानते हैं जो इस सारी चीज़ को बैलेंस करके चलता है। अब फिजिकल वेलबींग क्या रही है हमारी, इन्वॉल्व्स, ये फिजिकल वेलबींग हमारा इन्वॉल्व करता है कि इन्वॉल्विंग केयरिंग ऑफ द बॉडी, फॉर द बॉडी थ्रू एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल हेल्थ प्रैक्टिसेस। देखो, लोग कुछ भी बोले, हमें उनसे क्या मतलब, हमारी बॉडी अगर शाइन करेगी तो इसके इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, अगर हमारी बॉडी शाइन नहीं करेगी इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। लोग कोई नहीं होते हमारी बॉडी को बोलने वाले। अगर हम काले होंगे लोग उससे भी खुश नहीं होंगे, लोग हम गोरे होंगे लोग उससे भी खुश नहीं होंगे, अगर हम सांवले होंगे लोग उससे भी खुश नहीं होंगे। अगर खुश होना है तो सिर्फ आप भी खुश हो सकते हो और कोई खुश नहीं कर सकता आपको, ठीक है? अगर आप मोटे हो तो आप खुश होने चाहिए, लोग कभी खुश नहीं हो सकते। अगर आप पतले होगे तो लोग फिर भी कहोगे कैसे कुछ खाता नहीं है, मोटा है तो कितना खाता है, भैंसा है। अगर तो कुछ नहीं खाएगा तो कुपोषित है। अगर तू फिट है तो जिम विम जाएगा थोड़ा और बॉडी बन जाएगी, थोड़ा कुछ खाया कर, मोटा हो जाएगा, कम करा कर खाना, पतला हो जाएगा थोड़ा। लोग कभी खुश नहीं हो सकते भाई। तुम किसी से बात करते हो तो बोलोगे बात क्या करो, बात ना क्या करो, बात नहीं करोगे तो बोलोगे बात क्या करो। मतलब लोग ऐसे हैं, जो तुम करोगे उनको वो पसंद नहीं आएगा, तो वही चीज़ करो जो तुम्हें पसंद आ रही है। बात करने का मन है तो करो, नहीं है तो भाड़ में जाने दो। जस्ट खुद को खुश रखो। बेसिकली खुद को खुश रखने का मतलब ये है, हमारी बॉडी के ऊपर हम खुद को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन अच्छा खाकर, अच्छा लगा कर, अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस कर कर, ठीक है? इसके अलावा मेंटल वेलबींग कैसे हो सकता है? इंटेंस मैनेजिंग थॉट्स, इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स थ्रू माइंडफुलनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स। अभी भाई, अब आप लोग कॉलेज में हो तो इतना तो आप आपका माइंड ओपन हो गया होगा। थोड़ा अच्छा सोचा करो, यूँ नहीं किसी लड़की को देखा है तो आपकी वो शादी होगी दोनों की, ठीक है? आपकी सीधे सुहागरात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? लड़के लड़के दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ उन दोनों की शादी ही होनी है, ठीक है? ये एक मेंटल वेलबींग होती है, आप अपने थॉट्स को सुधारो, ठीक है? क्या पता आपकी जिस पे नज़र हो वो किसी की बेटी होती है, ठीक है? फिर लड़कियों तुम भी कम नहीं हो आज के टाइम पे,
तो जिन लड़कियों की लड़कों पे नज़र रहती है वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, है ना? ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन सोच के देखो, समझ के देखो। ठीक है, आजकल सब इक्वल हैं। आपने सुना होगा इक्वलिटी, नो गर्ल्स नो जेंडर, सॉरी नो गर्ल्स नो बॉयज नो एनीवन, नो जेंडर। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी सुना होगा। एनीवेज, ये जेंडर इक्वलिटी का कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। अपने दिमाग पे मैनेज करो, बैलेंस करो, थॉट्स को बैलेंस करो, इमोशंस को, यानी बात बात पे रोने लग जा रहे हो या फिर कुछ भी करने लग जा रहे हो। मेंटल स्टेट, यानी आप कभी कुछ कर रहे हो, टीचर से लाइक कह रहे हो सर यू आर वेरी क्यूट, मैम यू आर वेरी क्यूट, ये मेंटल स्टेट आपकी ठीक नहीं दिखाते हैं। इससे हमें क्या पता चला आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है। आप टीचर से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी स्मार्ट। स्मार्ट बोल सकते हो, लेकिन क्यूट इज़ नॉट वेरी अच्छी चीज़ नहीं है, आप टीचर को बोल रहे हो। एनीवेज, अपनी जो सोचने का तरीका उसको रेगुलेट करो और इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स को अपनाओ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वेलबींग कैसे हो सकता है हमारा? इंक्लूड सीकिंग नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज लेना, विजडम लेना, और साथ ही साथ हमें प्रमोट करना है क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्क्रिटमेंट। लॉजिकल थिंकिंग हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ना कि ऐसे ही कि क्या कहते हैं, मम्मी ने बोला है सब लोग अच्छे होते हैं तो अच्छे ही होते हैं, जिनके साथ आप अच्छे होगे तो वो लोग आपके साथ अच्छे होंगे। कोई लॉजिक है इसमें? आज के टाइम पे कोई लॉजिक है इसका? नहीं है ना। मम्मी के टाइम का होगा आपको लॉजिक, लेकिन हमारे टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल वेलबींग इन्वॉल्व्स वंस डीपर सेल्फ एक्सपीरियंसिंग इनर जॉय, जो खुद के अंदर तक खुश है, खुद के बारे में सोचता है, और ईगो बाउंड लिमिटेशन। इसका मतलब ये है, क्या कहते हैं, जो आप लोगों का ईगो होता है उसको थोड़ा सैड करके सोचा करो। ठीक है, आपको इससे जॉय मिलेगा। द होलिस्टिक अप्रोच of the Panchkosh theory suggests that optimal well being is achieved by nurturing or balancing all aspects of human existence: physical, vital, mental, intellectual, spiritual, leading to a sense of wholeness, harmony, and fulfillment in the life. Alright? Ideas of self and other. अभी हमारा आइडिया आता है सेल्फ का, खुद का या फिर दूसरों का। आप दूसरों को खुश कर लो या फिर खुद को खुश कर लो, एक चीज़ हो सकता है, यानी दोनों चीज़ नहीं हो सकती। The concept of self and the other is deeply rooted in the philosophy, psychology, and various cultural and spiritual traditions. ठीक है, ये जो आइडिया है, ये इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? फिलोसफी तक जाती हैं, साइकोलॉजी तक जाती हैं, साथ ही साथ वेरियस कल्चर और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन तक जाती हैं, से आती हैं बोल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, दीज कॉन्सेप्ट्स explore the nature of identity, individuality, and the relationship between oneself and other. आपका दूसरों के साथ कैसा रिलेशन है, ये इसको भी जताती है। ठीक है, here's an overview of these ideas. Idea of self का idea, self concept. The self refers to the individual's awareness and perception of their own existence, personality, belief, emotions, and experiences. It encompasses one's sense of the identity, shape of personal experience, cultural influence, and social interaction. आप खुद को कैसे देखते हो? सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आप खुद को कैसे देखते हो, किसकी खुद का एग्जिस्टेंस को आप कैसे देखते हो, खुद को लेके आप कितने अवेयर हो। ठीक है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी आपको कैसे लगती है, आपके बिलीव्स आपको कैसे लगते हैं, आपके इमोशंस आपको कैसे लगते हैं, आपके एक्सपीरियंस आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, ये जो आइडिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये कहाँ पे घूमता है? सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी कैसी लगती है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कैसे शेप करते हो, आप अपनी कल्चर इन्फ्लुएंस को कैसे देखते हो, साथ साथ सोशल इंटरेक्शन आप कैसे करते हो लोगों के साथ। ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, यानी आप आपके बारे में बताता है, आप क्या हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या अपनाते हो, क्या नहीं अपनाते हो, ये सारी चीज़। पर्सनल आइडेंटिटी देखें तो सेल्फ आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग oneself in terms of traits, roles, relationships, and personal history.
Understanding oneself in terms of traits, roles, relationship and personal history, it's influenced by both internal factors और साथ से एक्सटर्नल फैक्टर। ये आपको इन्फ्लुएंस करता है नॉट थ्रू ओनली इंटरनल बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे आपका इन्वायरमेंट कैसा, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो शायद हो सकता है इन्वायरमेंट, हरे भरे पेड़ हैं आपको अच्छा लगता होगा, आप सोसाइटी अच्छी है, आपके लोग अच्छे हैं तो आप उनसे शायद प्यार से बात करो। अगर आपके लोग ही बुरे हैं, बदतमीज़ हैं, एक नंबर के तमाकूबाज, तो आप उनसे उसी तरीके से बात करोगे, है ना। एक नया टर्म निकाला है मैंने, जस्ट जुबान पे आ गया था एकदम से। ऐसा सोसाइटी नाम सुन के इंडियन सोसाइटी में ही सबसे पहले मेरे को दिमाग में सबसे चीज़ आती है कि सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे तम्बाकू की पीके पड़ी हुई हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन पे पड़ी नहीं रहती, इधर से उधर पुच्चे पिच्चे मारते रहते हैं, वट वो सारी चीज़ें। सेंस ऑफ एजेंसी, द सेल्फ इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ एजेंसी और द ability to act independent, make choices and exert control over one's actions and decisions। खुद के कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रखो, कि आप सोच रहे हो, कि आप एक्शन कर रहे हो, ये सारे डिसीजन देखो। एक्ट करो इंडिपेंडेंटली, होने कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो। आपका दोस्त कॉलेज नहीं आएगा तो आपका दोस्त जाए भाड़ में, आपको अपने से मतलब है तो आपको दोस्त आपके अटेंडेंस नहीं दे देगा, ठीक है, और आपको कोई खाने को नहीं दे देगा आपका दोस्त ज़िंदगी भर। तो किसी पे इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, इंडिपेंडेंट एक्ट करो थोड़ा, ठीक है। अब आप 19 20 21 22 इस एज में आ गए हो तो थोड़ा सोचो अपने बारे में, ना कि अपने दोस्तों के बारे में। थोड़ा सेल्फिश बनो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, अगर आप सेल्फिश नहीं होगे तो दुनिया कुछ भी नहीं है आपको मानने वाली। एक्सटर्नल एंटिटीज, द अदर refers to the anything external to the self, other individuals, groups or entities that are perceived as distinct from oneself। जो भी ऐसी चीज़ जो कि हम खुद नहीं है वो हो जाता है अदर। अब आप कहोगे भैया आप क्यों इतना सेल्फिश क्यों नहीं हो कि आप लोगों के हेल्प करो यहाँ पे। आप एक चीज़ सोचो, अगर लोग मेरे साथ सेल्फिश नहीं है तो मैं क्यों लोगों के साथ सेल्फिश रहूँ, बताओ। इस चैनल के थ्रू मेरे को कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरे को, समझ रहे हो। आप एक बार मेरे चैनल्स पे जाके देखो, मेरे टेलीग्राम पे देखो, और जब भी मैं लाइक ऑनलाइन मीटिंग रखता हूँ उसमें लाइक ऐसा नहीं कि देखो, अगर मेरे 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से नहीं, 1000 के 1000 बच्चे मेरे को प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे। नहीं, ये पॉसिबल इन एनी कॉस्ट पॉसिबल ही नहीं है। उसमें से 80% लोग आपको हेट करेंगे, 20% बच्चे हैं वो आपको प्यार करेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे। सिर्फ उन 20% बच्चों के लिए मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को प्यार करोगे तो लोग आपको भी प्यार करेंगे, ये बात सच है। और इवन आप देखो टेलीग्राम चैनल पे कि मैं, अगर कोई भी रिप्लाई आता है या फिर कोई भी मैसेज आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, तो मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ अलग से। साथ ही साथ अगर पॉसिबल होता है मैं कमेंट में बता सकूँ, मैसेज में बता सकूँ, फिर ऑडियो मैसेज करके भेज दूँ, तो मैं वो भी करता हूँ। बट एनीवेज किसी को ज़्यादा समझाना अच्छी बात नहीं होती है, आप समझ रहे होगे मेरे एफर्ट्स से। बाकी सब आप देख ही रहे हो, सब कुछ ओपन ही है। इट इंक्लूड्स people, nature, objects and everything perceived as separate from one's own identity। ये सारे इंक्लूड करते हैं। अगर आप खुद नहीं हो तो वो सामने वाला कोई दूसरा इंसान होगा, नेचर दूसरा होगा, ऑब्जेक्ट दूसरी होगी, एवरीथिंग जो कि सेपरेट है आपसे, आपकी आइडेंटिटी से, वो होता है अदर में आता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं कभी कैमरे पे नहीं आया इस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अगर फेस यहाँ पे दिखाएंगे तो आप लोग अलग अलग मीम बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग हट जाता है, मीम पर ध्यान रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो टीचर्स हैं, बहुत रेप्यूटेड टीचर्स हैं, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई वाली बात, समझ रहे हो, उनकी मीम बन जाती है। और काफ़ी अच्छी अच्छी मीम्स भी बनाते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा इस चीज़ का कि लोग अच्छे भी होते हैं जो अच्छी मीम्स बनाते हैं, लेकिन बनवाने क्यों है मीम अभी, थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े एक साथ ग्रू होते हैं, तब मीम बनाते हैं एक दूसरे की, ठीक है, तब डालना मीम। अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मीम डालने का, है ना। एनीवेज आ जाओ दोबारा आठवीं हैप्पी पे। सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स,
The concept of other often arises in social context and cultural interaction. It involves perceiving differences and distinction between oneself and others based on factors such as race, ethnicity, religion, language, or social status. हम खुद को और दूसरों को कैसे समझते हैं? कुछ फैक्टर्स से होते हैं, रेस, काला है, गोरा है, ऐसा हम मानते हैं। एथनिसिटी, रिलीजन कौन सा है, लैंग्वेज क्या बोलता है, सोशल स्टेटस क्या है उसका। इस चीज़ को हम सेल्फ और अदर से भी एक पर्सपेक्टिव है जैसे कि हम सेल्फ और अदर को समझ सकते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस बेसिकली क्या है ये? While the other represents separation or differences, some philosophical and spiritual traditions emphasize interconnectedness and the unity between the self and the other. एकता में ताकत सुना है, लकड़ी बहुत सारी है, एक एक दोगे तो टूट जाएगी, लेकिन एक साथ दोगे तो नहीं टूटेंगी, ऐसे करके तोड़ेंगे तो, है ना? This perspective suggests that despite apparent differences, there is an underlying unity or shared humanity among all individuals. इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वही चीज़ है। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड अदर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायकोटोमी। इसका मतलब बेसिकली होता है डिवीजन। मेरी राइटिंग इसमें बहुत ही गंदी आ रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। What is this? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन। Philosophically, the distinction between the self and the other reflects the subject object division. The self is the subject of experience, while the other becomes the object of perception of interaction. सेल्फ यानी खुद का, हम खुद कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अदर वो हो जाता है जो लोग समझ रहे हैं हमारे बारे में। एम्पैथी एंड कंपेशन, understanding the other involves empathy and the ability of consider others' perspectives, emotions, and experiences. Developing empathy and compassion foster a deeper understanding and interconnectedness and promote harmonious relationship. अगर आपके पास आप एम्पैथी डेवलप करोगे, कंपेशन डेवलप करोगे, तो आपको ये प्रमोट करेगा समझने में इंटरकनेक्टेडनेस, और ये प्रमोट करेगा हारमोनियस रिलेशनशिप विद यू एंड अदर्स, विद सेल्फ एंड अदर बेसिकली। Ethical consideration. Consideration basically means ethical framework often emphasizes treating the others with respect, fairness, and empathy, acknowledging their individuality and rights. This approach aims to foster inclusivity, understanding, and social hierarchy. Harmony, sorry. इसका मतलब होता है कि आप दूसरों को ट्रीट कर रहे हो, इम्फोसाइज कर रहे हो ट्रीट करने में लोगों को रिस्पेक्ट के साथ, फेयरनेस दे रहे हो। ऐसा नहीं कि टीचर ने आपको सीआई बना दिया, जो आपके दोस्त हैं उसको आप अच्छे मार्क्स दे रहे हो, जिनको जो आपके दोस्त नहीं हैं उनको आप अच्छे खासे नंबर काट रहे होंगे। ठीक है, ये फेयरनेस नहीं होता है। अगर आप ये चीज़ करते हो कि जो आपके दुश्मन है उनके नंबर काट दो, बात अलग है, वो फेयरनेस ही होती है, वो आपके लिए तो फेयरनेस ही है। ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी के साथ लोगों को देखो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, एक्नॉलेजिंग लोगों की इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, राइट्स को उनके एक्सेप्ट करो। ये अप्रोच प्रमोट करती है किसकी, क्या, इंक्लूसिविटी, एक साथ रहने के लिए, अंडरस्टैंडिंग और द सोशल हार्मनी, सोसाइटी में खुशी की लहर बनी रहेगी इससे। Spiritual unity. Some spiritual and philosophical traditions emphasizes the interconnectedness of all being, blurring the boundaries between the self and the other. This what is this? This perspective encourages a sense of unity, oneness, and collective consciousness. एक सेकंड पानी पी लूं। बेसिकली इसका मतलब ये है, जो कि कुछ स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस होते हैं, एम्फेसाइज करते हैं इंटरकनेक्टेडनेस हर एक ह्यूमन बीइंग के, जो कि ब्लर करता है बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ और अदर। ठीक है,
ये पर्सपेक्टिव इंकरेज करता है, मतलब कि लोगों को बढ़ावा देता है सेंस ऑफ यूनिटी होगी, ठीक है, वननेस होगी एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब ऐसे देखो कि लोग राधे राधे बोलते हैं, ठीक है, और अगर सामने वाला भी राधे राधे वाला मिल गया तो उनको एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। उनको लोग बहुत, लाइक मेरे केस में तो ऐसा ही कुछ रहता है, बेसिकली बता रहा हूँ मैं। अगर आप स्पिरिचुअल यूनिटी बनाना चाहते हो तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। वेट 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 वेट, इसके बाद आता है हमारा हम्म understanding the relationship between the self and the other involves exploring individuality, identity, self dynamics, empathy, and philosophical perspective that shape our perception and interaction with the world other around us. कोई मतलब नहीं है इसका। ईस्टर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, अब ईस्टर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं किस टाइप की ये चीज़ क्या है, ये समझते हैं आगे। वेदांता, नॉन डुअलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? ये जो आइडिया है ना, ये एम्फेसाइज करता है यूनिटी पे ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ यानी आत्मा विद द अल्टीमेट रियलिटी, जिसको बोलते हैं हम ब्राह्मण। अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सेल्फ यानी आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी विद ब्राह्मण से ये सब चीज़ सेम ही होती है, ठीक है। नेचर ऑफ सेल्फ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अदरनेस बेसिकली हमारा आइडिया होता है सेल्फ का, आत्मा वाली सेल्फ, आत्मा यानी खुद की आत्मा सेल्फ, और अदर मतलब अदर जो भी सामने चीज़ें सब कुछ माया है। परसीव्ड सेंस ऑफ अदर इज कंसिडर्ड एन इल्यूजन, माया, as everything is ultimately an expression of the same divine consciousness in essence, there is no real separation between the self and the other। कोई भी ऐसे सेपरेशन नहीं है। अगर आप सेपरेशन मानते हो, वो सुना है आपने, मानो तो मैं गंगा जलूं, ना मानो तो बहता पानी, वाली चीज़ सुनी, तो वही वाली चीज़ है। बुद्धिज्म सेल्फ इंडिया, आइडिया ऑफ सेल्फ, और ये अदरनेस का बताते हैं। बुद्धिज्म चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ अनंता। इट असर्ट्स, इसको आप छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इट असर्ट्स दैट द सेल्फ इज इनपरमानेंट एंड डिवॉइड टू एन अनचेंजिंग असेंस। इसको ये कोई मतलब है नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे जस्ट मैंने ऐड कर दिया था, जिससे कि आप कुछ अगर आपको लगता है आप इसको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, ओ शिट हट गया, हाँ, वो है हमारा वेस्टर्न फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल आइडेंटिटी। आइडिया ऑफ सेल्फ का मतलब होता है इन वेस्टर्न फिलोसफी एंड साइकोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ऑफन एम्फसाइज इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सेल्फ मतलब खुद, खुद के बारे में, और खुद की इंडिविजुअलिटी और पर्सनल आइडेंटिटी को जब दिखाता है। द सेल्फ इज सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी विद यूनिक ट्रेट्स, थॉट्स और एक्सपीरियंस। आपकी जो सेल्फनेस है वो दिखाती है आपकी अलग ही ट्रेट होगा, एक यूनिक ट्रेट होगा, एक यूनिक थॉट होंगे आपके। अब मैंने आपको बोला कि आप दिमाग में सोचो कि सीनरी है, सीनरी में आपको क्या दिख रहा है बन करके। कोई बोलेगा मुझे एक झोंपड़ी दिख रही है, कोई बोलेगा एक पहाड़ दिख रहा है, कोई बोलेगा मेरे को सूरज दिख रहा है, कोई बोलेगा मेरे को पहाड़ के बीच में से नदी बहती हुई दिख रही है, कोई कहेगा कि घर के आगे मैंने घास देखी, बहुत बड़ी घास का ग्राउंड देखा, ठीक है। कोई बोलेगा पेड़ देखे बहुत सारे सीनरी में, बहुत किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। तो ये सबके अलग अलग यूनिक थॉट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग जाओ एक टूर पे, किर्जीनिया, किर्जीनिया सुना आपने? अच्छा नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप जाइए टूर पे अपने कॉलेजेस में, सॉरी अपने दूसरे कॉलेजेस में, नॉर्थ कैंपस के या फिर साउथ कैंपस के या फिर ऑफ कैंपस के, या फिर मेरे कैंपस के, मेरे कॉलेज में आओ कभी, क्योंकि मेरे कॉलेज पता ही नहीं आप लोगों को कौन सा है, ठीक है। वहाँ पर आइए, अगर आपको लगता है
क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का, क्या नहीं। 5 लोगों को भेजा मैंने, 5 का एक्सपीरियंस अलग-अलग होंगे। अगर ऐसा नहीं कि 5 को दोस्त भेज दिए, 5 दोस्त भेजेंगे तो वो तो वही है भाई, तू कर लियो, फिर तू मेरे को बता दियो, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक्सपीरियंस देखोगे, कोई कहेगा कि वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा थी, कोई कहेगा हरियाली तो थी लेकिन गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, कैंटीन अच्छी नहीं थी, कैंटीन साफ़ नहीं थी, अभी क्लासेस बहुत अच्छी थी, फ़ैन चलते नहीं थे, लाइट जल रही थी लेकिन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखी गई। ठीक है, कॉलेज बहुत बड़ा था, कोई बोलेगा नहीं कॉलेज तो ठीक था लेकिन ग्राउंड छोटा था। मतलब सबके एक्सपीरियंस अलग रहते हैं। अदरनेस का क्या होगा? द अदर इज परसीव्ड एज सेपरेट इंडिविजुअल विद देयर ओन आइडेंटिटी थॉट, जैसे कि सेल्फ यानी मैं, अदर यानी आप, आपकी अलग आइडेंटिटी, आपका एक अलग थॉट, आपका एक अलग एक्सपीरियंस है। दिस पर्सपेक्टिव ऑफन highlights the individuality, autonomy, and boundaries between the self and other. Social identity theory. इसमें ये दिखाता है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी सजेस्ट दैट, ये भी ज़रूरी नहीं है, सजेस्ट दैट द पार्ट ऑफ वन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज derived फ्रॉम द ग्रुप मेंबरशिप एंड सोशल कैटेगराइजेशन। इसमें मतलब कि अगर आप एक सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सेल्फ में हो, नहीं हो तो आप अदर में आते हो। जैसे कि अदरनेस का, द अदर इज ऑफन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आप दूसरे सोशल ग्रुप से तो आप एक अदर बन जाओगे। This theory explores how group identities influence perceptions, and interaction with those perspectives as different as or belonging to the out group. Right? Contemporary and spiritual integration, interconnectedness and compassion. ये सारी इसी की चीज़ें बार बार चीज़ आ रही हैं, वही चीज़ आ रही है। कंटेम्पोररी एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, आप अगर आप चाहो तो इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतने आपको कन्फ्यूजन होगा। 30 मार्क्स का पेपर आता है, 30 मार्क्स के लिए आप कितना दिमाग मारोगे अपना? कितने मार्क्स का आता है? 30 का आता है, 40 का आता है? 30 का याद आई गैस, 15 15, 10 10, 5 5, है ना? मेरे को कमेंट में बताना कब कितने मार्क्स का एग्जाम आता है। एनीवेज, हायरार्की एंड स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस इज multifaceted and can be approached through various hierarchical model or stages that describe different level of well-being and fulfillment. Basic survival happiness. Level description. बेसिक सर्वाइवल हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है उसको जानेंगे। आई गेस काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है ना, कोई बात नहीं, जितनी लंबी हो गया हो जाने दो, एक साथ ही ख़त्म कर देता हूँ इस वाली यूनिट को भी, है ना, बार बार अलग अलग पार्ट से। तो लेवल डिस्क्रिप्शन देखें, ये दिस इनिशियल स्टेज encompasses basic need for survival and safety as described by Maslow hierarchy. Basic needs of survival. Basic need of survival. ठीक है, and safety as described by, ये बताते हैं हमारे Maslow hierarchy of needs. It includes access of food, आपके पास फूड है या नहीं है, शेल्टर है नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं है, या फिर आपके पास सेफ्टी है नहीं है इमीडिएट थ्रेट से, यानी कोई आपको धमका रहा है तो उसके आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये फोकस करता है मीटिंग साइकोलॉजिक फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, अचीव अ बेसिक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट, यानी जॉय, बेसिक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट होनी चाहिए, जॉय होना चाहिए। हेडोनिक हैप्पीनेस, इसका मतलब होता है हेडोनिक हैप्पीनेस इन्वॉल्व्स परस्यूइंग प्लेजर, एंजॉयमेंट एंड पॉजिटिव experience. It includes activities that bring immediate joy or gratification, such as entertainment, hobbies, or indulgences in pleasurable experiences. चीज़ देखा ना आप लोग एक छुआ जाए खेलते आपको उससे खुशी मिल जाती है, आप खो खो खेलोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, आप रील बनाओगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। आपको अलग अलग लोग होते हैं जिनको जिन चीज़ से खुशी मिलती है। आप खाना खाओगे तो आप खुश हो जाओगे, आपका कोई आप बर्गर खिलाएगा आपको खुश हो जाओगे, आपको कोई फ्री का खिलाएगा तो आप खुश हो जाओगे, आप कोई किसी को पैसे दोगे, गरीब की मदद करोगे तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो ये हेडोनिक हैप्पीनेस में आ जाता है।
Seeking pleasure and positive emotions to enhance overall well-being. eudaimonic happiness is basically means क्या है ये emphasize करता है living a life of purpose meaning and fulfillment. इसमें हमें लाइफ जीनी है एकदम पर्पसफुल लाइफ जीनी है, मीनिंगफुल लाइफ जीनी है और फुलफिलमेंट विद हर एक चीज़ से लाइफ जीनी है. इट इन्वॉल्व्स परस्यूइंग पर्सनल ग्रोथ, जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन देखते हैं, पर्सनल ग्रोथ देखते हैं और इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ जो कि अलाइन करेंगे विद वंस वैल्यू एंड स्ट्रेंथेंस. खुद की वैल्यू को स्ट्रेंथ करें, ये चीज़ दिखाती है हमें यूडाइमोनिक हैप्पीनेस. ये इन्वॉल्व करता है पर्सनल ग्रोथ, पर्पस एंड मीनिंग, फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, अलाइनिंग एक्शंस and with personal values and contributing something larger than oneself. Pursuit of personal development, self actualization, खुद के मतलब समझो क्या आप गड़बड़ कर रहे हो उसके बारे में, है ना, वही चीज़ बार बार रिपीट करने का मतलब समझ नहीं सब बात मतलब कि फ़ायदा नहीं है बार बार, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. फाइंडिंग मीनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेटर गुड. आप मतलब ढूंढिए क्यों जी रहे हैं, आपका पर्सनल डेवलपमेंट क्यों है, कंट्रीब्यूशन क्या है जैसे कि आप अच्छा कर सकते हो, समझो. ट्रांसेंडेंट और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, हर चीज़ को ब्लर कर दो. दिस स्टेज इन्वॉल्व अ सेंस ऑफ कनेक्शन और टू समथिंग ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड ट्रांस पर्सनल कंसर्न. ट्रांसेंडेंस, experiencing a state of selflessness, sorry, where the distinction between self and other diminish, यहाँ पे कि self और other का खत्म हो जाए जो भी अंतर है. लीडिंग टू फीलिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस और यूनिटी, यहाँ पे जियो से एक आप यूनिटी की तरह यूनिटी में जी रहे हो जैसे, है ना. स्पिरिचुअल फिल्मेंट यानी अटेनिंग अ सेंस ऑफ इनर पीस, कंटेनमेंट एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट थ्रू प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन, सेल्फलेस सर्विस सेवा और रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. ये सारी चीज़ आती हैं. फोकस करता है सीकिंग डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड एक्सपीरियंसिंग स्टेट ऑफ ट्रांसडेंस और यूनिटी. ये कोई इसकी चीज़ नहीं थी, ये भी चीज़ है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत लेंथी हो जाएगी अगर इसको एक ही चीज़ को मैं बताने लग गया तो. ऑथेंटिक और लास्टिंग फुलफिलमेंट आप इसको देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. एनलाइटन हैप्पीनेस को भी देख सकते हो चाहो तो, ठीक है. ये सारे स्टेजेस और ये सारे लेवल्स आर नॉट नेसेसरी लाइनियर और यूनिवर्सली एक्सपीरियंस बाय एवरीवन इन अ सेम वे. ये जितनी भी चीज़ हमने ऊपर पढ़ी वो ज़रूरी नहीं है सबके लिए इक्वल हो, ठीक है. ऐसा नहीं सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है कि 2 लोगों के लिए इक्वल हो जाए, 2 लोगों के डिफरेंट हो जाए, सबके लिए एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता है. इंडिविजुअल में मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज स्टेजेस एंड द हायरार्की कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल पर्सनल एंड spiritual beliefs. The pursuit of the happiness is often involves striving the higher level of fulfillment, meaning, contentment, and individual involve the grow in the their life and journey. All right, ये जस्ट एक टाइप का कंक्लूजन समझ सकते हो. कंक्लूजन भी नहीं मानिए, कंक्लूजन में कुछ नहीं है, जस्ट ये हमारी यूनिट खत्म हो जाती है. उसके बाद आएगा यूनिट 3. यूनिट 3 में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी देखेंगे, ठीक है. हैप्पीनेस क्रॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट. ओके, in the next video. Thank you so much.